गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 5 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस को। दोस्तों, अगर आपकी इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे द इकोनॉमिक सीजीए को डाउनलोड के ऑप्शन पर जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पास आज के हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आज बिजनेस सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके बिजनेस सेक्शन से इस पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, बिजनेस सेक्शन पेज नंबर 13 पे आपको मिलेगा। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और आपको रिलेट कराऊंगा कि जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 13 भी नहीं, ये आपका 14 है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन बैंक्स हैं, जब किसी को लोन देती हैं, ठीक है, और अगर वो लोन की पेमेंट टाइम पर ना हो पाए तो हम उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में एनपीए। जैसे अगर मैं रूल्स के हिसाब से बात करूँ तो लेट सपोज अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया और उस बैंक ने ये बोला कि आप 5 साल बाद इसकी पेमेंट करेंगे, और 5 साल की जो डेट है वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुझे पेमेंट करनी है और मैंने 1 अगस्त तक प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो बैंक 90 दिन तक वेट करेगी, 90 डेज तक वेट करेगी कि शायद हो सकता है कि जो होल्डर है वो अभी कुछ टाइम में पेमेंट कर दे। लेकिन अगर 90 दिन तक वो पैसा नहीं मिलता तो जैसी 91th डेज आता है उसको हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि बैंक की नज़रों में अब ये लोन डाउटफुल हो गया है कि पता नहीं इससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2020 के डेटा के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर बैंक्स का मोर देन 40% लोन जो है, जितना भी लोन दिया जाता था उसमें 40% लोन जो है वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता था, जिसके चलते हमारे यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लाया गया, हमारे पर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर आया गया। लेकिन इन सब से भी काम नहीं चला, जिसके बाद क्या हुआ कि हमने कई सारे इसमें चेंजेस किए, लॉज में चेंजेस किए। जैसे आप जानते हैं अभी कल ही के दिन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कई सारे चेंजेस किए गए और ये कहा गया है कि अब हम नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे, जिसमें 270 दिन नहीं बल्कि 120 दिन के अंदर क्या करेंगे, इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर ये आ रही है कि जैसे आप जानते हैं हमारे 3 सबसे ज़्यादा मेजर जो डिफ़ॉल्टर हैं, जैसे आपके नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, और एक और नाम है मेहुल चौकसी। इन सब ने लोन लिया और लोन ले लेके बाहर भाग गए। तो अगर मैं बात करूं विजय माल्या की, तो विजय माल्या ने कई सारी बैंकों से कई सारा लोन लिया था, जिसमें से एसबीआई बैंक से उन्होंने 1800 करोड़ का लोन लिया था और बाद में डिफ़ॉल्ट कर दिया था। दोस्तों, कहा ही जा रहा है कि एसबीआई बैंक ने उसकी वसूली कर ली है अराउंड, अगर हम देखें इस डेटा में, देखना यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उन्होंने अराउंड 1692 मतलब 1692 करोड़ रुपीज़ उनकी प्राइवेट एसेट्स को बेचकर रिकवर कर लिए हैं। तो एक बात सोच के देखो कि अगर किसी भी बैंक का एनपीए रिकवर हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है जो उसका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी वजह से जो हमारी हेडलाइन है वो क्या बोल रही है कि एसबीआई का Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो 55% से जंप होकर हो गया है 6504 करोड़ रुपए, जो पहले कभी कम हुआ करता था। जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? सबसे पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो हमारा एनपीए था जो विजय माल्या वाला, उससे हमें 1692 करोड़ आउट ऑफ 1800 करोड़ हमें क्या हो गया, रिकवर हो गए। दूसरा, जब से ये विजय माल्या के केस हुआ है तब से हम एनपीए को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और हमने एनपीए के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई। इसके लिए देखा गया कि जो पहले 40% वाला रेट होता था एनपीए का, वो रेट अब हमारा कम हो गया। अब बैंकों के एनपीए कम से कम हो रहे हैं। इसी वजह से आप हर दूसरे तीसरे दिन देखते होंगे कि बैंकों का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एनपीए खत्म हो गया, बट ये भी नहीं कहूँगा कि एनपीए पहले जितने रहे, अब एनपीए का रेट जो है वो कम होने लगा है। धीरे धीरे हो सकता है आगे जाके बैंक्रप्सी एंड जो कोड वगैरह आईबीसी वगैरह, इनमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, जिसके चलते एनपीए को हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम और यहाँ पर देखें तो आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर दो स्टॉक मार्केट होते हैं, एक तो निफ्टी होता है और एक सेंसेक्स होता है, जिनकी ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होती है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। याद रखना, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियों के शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है, इसलिए निफ्टी मतलब 50 कंपनियों का एवरेज प्राइस लिया जाता है, और सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनियों का। फिलहाल यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, निफ्टी की दे रखी है। निफ्टी में टोटल 50 कंपनियाँ आती हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। इसमें कौन कौन है आपकी? अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमेन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। एक मिनट, ये हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, इसको नीचे करते हैं।
हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, एसबीआई बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और यूपीएल, विप्रो। ये टॉप 50 कंपनियां। तो आपको ना क्या याद करना है, आपको 4 पॉइंट याद करना है। सबसे पहला ये, निफ्टी का मतलब क्या होता है, टॉप 50 कंपनियों के शेयर का एवरेज प्राइस। सेंसेक्स क्या होता है, टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स का एवरेज प्राइस। एनएससी क्या होता है, जहाँ पर शेयर्स या स्टॉक को बेचा जाता है, इसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी भी यही काम करती है, जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात की जा रही है। एक्सचेंज रेट में ये होता है कि अगर आप बैंक से ये चीज़ें खरीदते हो तो उसका रेट अलग होगा, और अगर उनको करेंसीज बेचते हो तो उसका रेट अलग होगा। तो बाइंग और सेलिंग रेट दोनों चीज़ें क्या होती है, अलग होती हैं। आप जानते हो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो जब भी किसी को लोन देता है तो उसने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई हुई है, जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर 5 करेंसीज आती हैं। बोलते हैं ना 5 बास्केट ऑफ करेंसी होती है, जिसमें 5 करेंसी कौन सी आती है, यूएस डॉलर आता है, जैपनीज येन आता है, चाइनीज़ युआन आता है, और आपका यूरो आता है, और पाउंड आता है। ये 5 करेंसी के मिक्सचर से हमने क्या बनाया हुआ है, एसडीआर बनाया हुआ है। इसीलिए जब भी इंडिया या कोई भी मेंबर कंट्री अगर आईएमएफ से लोन लेती है तो उसे लोन में पैसे के रूप में क्या मिलता है, एसडीआर मिलता है, जिसके अंदर कितनी करेंसीज होती हैं, 5 करेंसी होती है। कौन कौन सी बताना, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज़ युआन होती है। ठीक है। और यहाँ पर आपका सेलिंग और बाइंग रेट है, वो आप देख लेना। ठीक है। अब यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन इशू की गई है, वो भी अकाउंट होल्डर को लेकर। जैसे पहले आप जानते हैं सेविंग और करेंट अकाउंट की जो लिमिट्स थी, अभी फिलहाल उनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। बढ़ा के क्या कर दिया, जब इनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद और हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर एक न्यूज़ है जो कि एमपी लेड करके है। एमपी लेड स्कीम, जो लोग मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, रमेश सिंह की सीरीज़ फॉलो करें मेरी, उनको पता होगा। मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एमपी लेड्स का, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देखो, लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट स्कीम होती थी ना, एमपी लेट्स। तो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ ये एमपी लेट होता क्या है। वैसे तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते होंगे, बट फिर भी बता देता हूँ। एमपी लेट्स का मतलब होता है कि हमारे इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट बनी रहे, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हर साल फंड दिए जाते हैं। लेट सपोज क्या रियलिटी बता रहा हूँ, 5-5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है, जिससे वो अपने लोकल एरिया में जो भी डेवलपमेंट करवानी हो वो उससे करवा सकते हैं। ठीक है। देखो बाकी फंड अलग होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक फंड होता है कि एमपी अगर चाहे तो पर्टिकुलरली जैसे सड़क बनवानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हर साल उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जिसको बोलते हैं एमपी लेड स्कीम। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कीम। अब यहाँ पर क्या होता था, दिक्कत ये आती है कि जब से कोविड-19 हुआ है तब से सरकार ने एमपी लेड में जो 5 करोड़ हर एमपी को मिलते हैं उसको बंद कर दिया, और ये कहा कि अभी क्योंकि इकोनॉमी में पैसों की क्राइसिस चल रही है तो अभी इस स्कीम को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाए। दोस्तों इस तरह करते करते गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए जो है वो अपने बचा लिए। अब इसमें एमपी लेड स्कीम में क्या होता है ना, कि जब आपको ये पैसा मिलता है तो आपको 31 मार्च तक इस पैसे को खर्च करना होता है। अभी क्या हुआ कि इस पैसे में 50% पैसा जो है एमपीज़ को अब दोबारा दिया गया है। तो अब जब दोबारा दिया गया तो सिर्फ 7 ही दिन बच गए थे, जो कैप होता है उसमें 7 दिन बच गए। तो 7 दिन में कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एकदम से करा लें, तो कहा गया इसको आप आगे कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो मेन चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये बतानी है, स्पेंडिंग अंडर एमपी लेड हैज़ ऑलरेडी बिफोर द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द स्कीम 2 ईयर ऑन 6 अप्रैल 2020। जैसा कि हम आप जानते हैं 6 अप्रैल 2020 को एमपी लेड स्कीम को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की पेंडेमिक आ गई थी। फिर 16 मार्च 2021 को जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस वो होती है जो कि पैसा प्रोवाइड करवाती है इनको। ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने ये बोला कि अब हमें फंड जो है वो रिलीज़ कर देना चाहिए। वो भी कितने रुपए के, 2200 करोड़ रुपए के, यानी 2200 करोड़ रुपए हम एमपीज़ में 5-5 करोड़ रुपए करके क्या कर देंगे, बांट देंगे। और आप जानते हो जैसे 16 मार्च को इन्होंने अलॉट किया और 31 मार्च तक इस पैसे का यूज़ कर लेना चाहिए। तो आप देखो ना, सिर्फ 14 दिन का टाइम बचा, 14 दिन में कैसे इस पैसे का यूटिलाइज़ कर दिया जाएगा। तो वही ये बात बोली गई कि अब इस पैसे को और दूसरी बात, पहली बात 16 मार्च को बोला गया कि 2200 करोड़ रुपए इन्हें देने हैं, लेकिन इशू पता है कब किए गए पैसे, ऑन 22 मार्च को इशू किए गए। तो कितने दिन बचे, 8 दिन। 8 दिन में कैसे पैसे, 9 दिन समझ लो, 31 मार्च, 9 दिन में कैसे पैसे खर्च करेंगे। तो ऐसे में ये बोला गया इसकी लिमिट को एग्जॉस्ट जो हो गई है इसको बढ़ा देनी चाहिए। तो वही यहाँ पर बात की गई कि एमपी लेट्स के अंदर जो एग्जॉस्ट लिमिट है उसको क्या करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए, क्योंकि रुपयों की अलॉटमेंट बहुत लास्ट में जाके हुई है, ये सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इकोनॉमिक्स में जब एमपी लेट पढ़ा था उससे रिलेटेड कितनी अच्छी न्यूज़ आई है। ठीक है। चलो इसके बाद और हम ऊपर देखते हैं। यहाँ ऊपर और अगर हम अपने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव वाली न्यूज़ें पढ़ें तो फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखना,
एयर क्वालिटी कमीशन बिल फॉर नेशनल कैपिटल रीजन क्लियर्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप्ड, जैसे मैं चाइना की बात कर लूँ, यूएस की बात कर लूँ, यूके की बात कर लूँ, जापान की बात कर लूँ, तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ इसलिए हैं बिकॉज इन्होंने प्रोडक्शन लेवल इतना ज़्यादा किया पिछले 50 सालों में। इन्होंने प्रोडक्शन खूब किया है, जिसके चलते पॉल्यूशन बहुत फैला है। कार्बन एम्बिशंस का इन्होंने दबा के यूज़ किया है। तो इससे क्या हुआ, इनकी इकॉनमी तो बढ़ गई, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इससे अफेक्ट हो गया। अब क्या है कि इसके लिए कई सारे एग्रीमेंट्स बनाए गए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि ये कहते थे कि हमें कार्बन एमिशन का दबा के यूज़ करना है, क्योंकि इससे उनकी जीडीपी कम हो रही थी। तो इसके चलते उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रिज़ाइन कर लिया। आप सोच के देखो, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ है, उसमें से अगर यूएस उस एग्रीमेंट से रिज़ाइन कर देगा तो बाकी कंट्रीज़ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब नई सरकार बनी वहाँ पे जॉय बाइडन की, तो उन्होंने कहा हम पेरिस एग्रीमेंट में दोबारा शामिल हो गए। अब पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन एम्बिशन को रिड्यूस करना है हमें 2% तक। तो ये पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसमें इंडिया ने भी भागीदारी ली थी। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन लेयर के लिए बनाया गया है। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं ये हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आप देख के चलो कि 2020 के अंदर अभी इंडिया नंबर 1 पर था, इंडिया का दिल्ली नंबर 1 पर था पॉल्यूशन के मामले में, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पाया जाता था। तो ये जितने भी मैंने आपके एग्रीमेंट बोले हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और यहाँ कहा गया है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमारी जो दिल्ली है, इसके अंदर अब हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी पड़ेंगी कि आने वाले टाइम के अंदर पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते कई सारी बीमारियां होती हैं। क्योंकि देखो, इकॉनमी ने अपनी डेवलपमेंट के लिए खूब कार्बन एमिशन किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब सोसाइटी को पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट किसी एक का नहीं, एनवायरनमेंट आज जो बादल इंडिया में हो सकता है वो कल पाकिस्तान में, श्रीलंका में कहीं भी जा सकते हैं। तो देखो, पॉल्यूशन किसी एक का नहीं होता, पॉल्यूशन सब जगह जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि भाई अब जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगे दोस्तों। इसी के चलते तो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक दिन में एक कार जाएगी, ऑड नंबर इवन नंबर सीरीज चलाई गई थी, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो और लोग अपनी कारों में सीएनजी किट लगवाएं, जिससे पॉल्यूशन कम हो पाए। तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर कितनी ज़्यादा इसमें फॉग आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इसी के लिए कई सारे एग्रीमेंट बनाए गए। मैं भी आपको बता दूं, दो एग्रीमेंट मैंने आपको याद करा दिए, पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और इसी में मीटिंग्स होती हैं, इनको कॉप बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो COP 24 के अंदर भी कई सारे डिसीजन इसके अंदर लिए गए थे, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानते हैं, जैसे हमारे जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो मीटिंग्स होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। जैसे आपका विंटर सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, और आपका एक मानसून सत्र हो गया। तो अभी जो सत्र चल रहा है वो मानसून सत्र है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो बिल्स लॉन्च किए जा रहे हैं वो बिना अपोजिशन पार्टी के किए जा रहे हैं। मतलब कि कोई अपोजिशन में बैठता ही नहीं है बोलने के लिए कि हाँ इस बिल में ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। तो कल की डेट के अंदर 3 बिल को पास कर दिया गया। मतलब 1 घंटे के अंदर 3 बिल पास हो गए। जहाँ एक बिल को पास होने में सालों साल लग जाती है, वहाँ पर 1 घंटे के अंदर 3 बिल पास कर दिए गए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से बिल पास किए जाएंगे बिना किसी बातचीत के, तो ये चीज़ें हमारी मतलब इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें वो कौन कौन से बिल हैं जो इसके अंदर पास किए गए, तो सबसे पहला तो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2021। अभी LLP के अंदर एक मेजर चेंज किया गया है। अब वो मेजर चेंज किया, जब आएगा ना नोटिफिकेशन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट अभी आप ये देखो कि वो 3 बिल कौन कौन से जिनमें चेंज किए गए। एक आपका LLP है जो 2021 में अमेंड किया गया है, ठीक है, जो कि 20 मिनट के अंदर इस बिल को क्या कर दिया गया, पास करवा दिया गया। मतलब इतनी जल्दी जल्दी ये बिल पास हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा बिल है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 2021। इसके तहत ये था कि आप बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट करते हो उसमें कितना पैसा आपका बचा रहेगा। लेट सपोज कि मैंने ओरिएंटल बैंक में अपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है। अब कल को अगर वो बैंक दिवालिया हो जाती है या उसमें चोरी डकैती कुछ भी हो जाती है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो पहले ये था 1 लाख रुपए की रकम, 1 लाख रुपए की रकम मेरी इंश्योर्ड होती थी, लेकिन अब इस रकम को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसके तहत कर दी गई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यानी अगर मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हैं तो 5 लाख रुपए तो मेरे इंश्योर्ड है, जो मुझे मिलेंगे मिलेंगे। अब जो 10 लाख रुपए वो RBI डिसाइड करेगी कि वो कितना देगी कितना नहीं देगी, बट मेरे 5 लाख तो बिल्कुल इंश्योर्ड है। किसके तहत,
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसमें भी कुछ चेंजेस लेकर आए गए। देखते हैं वो चेंजेस क्या होंगे। और तीसरा जो बिल है वो है आपका एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। एयरपोर्ट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके रिगार्डिंग ये बिल है, और ये तीनों बिल 1 घंटे के अंदर पास कर देंगे। सिविल एविएशन वाला बिल है, तीनों की तीनों बिल 1 घंटे से भी कम समय के अंदर क्या कर दिए, पास कर दिए। तो मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इस बिल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये नहीं कि जो मन में आए सब पास कर दिए जाए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऊपर चले यहाँ पर, ये हमारा एडिटोरियल पार्ट है, अभी फिलहाल हम इसको कवर अप करते हुए नहीं चलेंगे। अब देखते हैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव हमारी कौन कौन सी न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी कोविड-19 की भी रिलेट आ रही है, जहाँ से हम बाहर से जो है कुछ पैक मंगा रहे हैं कोविड-19 के। चलो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। यहाँ पे अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं है। इसके बाद अरे यार, ये पेज नंबर 11 पे आ गए हम दोबारा से। ये था हमारा, यहाँ भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, ये वाली रिपोर्ट देखना। ये आप देख रहे हो, ये जो शिप आपको नज़र आ रहा है, ये शिप अभी जो है ना, ये शिप बेसिकली जो हमारी एयरक्राफ्ट होती हैं, करियर होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कि समुद्र में अगर कोई जहाज़ उतारना चाहे तो वो कैसे उतरेगा, उसके लिए है। अभी ये जो शिप है ये बनाया गया, बहुत बड़ा ये शिप है, और अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। जिस दिन ये इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये हमारे इंडियन नेवी के बिल्कुल यूज़ में आने लगेगा, और इस टाइप की चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हम आगे रिपोर्ट पे चलें। तो बस यही है, बाकी तो ये ओलंपिक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़पेपर एनालिसिस करके आपको जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको रिलेट करने में आसानी होती होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।